बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। जब से पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है ना कि लोगों को मुफ्त सोलर पैनल मुहैया किया जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि सोलर पैनल मुफ्त में मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, दरख्वास्त किस तरह से जमा करवाई जाएगी, उसका क्या तरीकाकार होगा। आज इस टॉपिक को तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड के ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो आज के दिन की सबसे हाईलाइटेड खबरें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और इमरान खान की जान को भी खतरा है, और मुझे नहीं मालूम कि कब इमरान खान को मार दिया जाए और मुझे भी मार दिया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर पहले भी हमला किया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको जहर दिया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। तो बुशरा बीबी के इस बयान के ऊपर इमरान खान ने अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया। आज अडयाला जेल में जब सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए। तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको नहीं छोड़ूंगा। ये वही नाम जो इमरान खान साहब ने पहले लिए थे इस हवाले से कि अगर मेरी बीवी को जहर दिया गया या उसकी जान लेने की कोशिश की गई तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं उनका पीछा करूंगा। मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूं। अपने मौकफ से पीछे हटने से मुतल्लक बातें बेबुनियाद हैं। उनसे जब एक सवाल किया गया कि वफाक में तहरीक अदम एतमाद के लिए आपकी पार्टी क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई फर्क नहीं है। ये मामला काफी हाईलाइट किया गया। असद कैसर साहब के हवाले से भी एक बयान उनके साथ मंसूब किया गया कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलहाक करना चाहते हैं। तो असद कैसर ने इस बयान की सख्ती के साथ तरदीद कर दी कि इस तरह का कोई बयान मैंने नहीं दिया। जो बयान मेरे नाम के साथ मंसूब किया जा रहा है वो गलत है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई बात नहीं हो सकती, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, पीपल्स पार्टी के साथ कोई चांस नहीं है। देखिए, अगर ये बात है भी तो सही ना। अगर उनके साथ कोई इस तरह की कोई इल्हा करना होता, उनके साथ मिलकर कोई हुकूमत बनानी होती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना सकती थी, क्योंकि तीन बड़ी जमातें इस वक्त मौजूद हैं: पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती, जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ की अगर इस तरह की कोई नीयत होती कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, तो वो बड़ी आसानी के साथ बना सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि किसी के साथ भी बात नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ही चोर जमाते हैं, दोनों के साथ हम बैठ नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी कि इमरान खान साहब के इस हवाले से बड़ा क्लियर फैसला है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या किसी भी मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं की जा सकती, और ये दोनों ही फार्म 47 की पैदावार है। पर इस हवाले से मौक़िफ़ बहुत क्लियर आ चुका है कि पीपल्स पार्टी के साथ न बात की जा सकती है, किसी किस्म के ना मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, ना उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है, ना तहरीक अदम एतमाद में उनको शामिल किया जा सकता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही है, दोनों फार्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूं जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। इमरान खान का कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। मरियम नवाज कहती है कि जजिस ठीक नहीं, जजिस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। ये बात तो सही है ना कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ या मरियम नवाज के खिलाफ केसेस बनाए जो थे वो तो अदालतों ने उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया। तो ये बात तो सही है ना कि जब उनकी फेवर में फैसला आया तो उस वक्त जजिस ठीक थे। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में फैसले आ रहे हैं तो जजिस गलत है। नवाज शरीफ ने भी आज अदलिया के ऊपर काफ़ी तनकीद की, और मरियम नवाज ने भी अदलिया को काफ़ी जिस तरह से वो कह सकती है उनको बुरा भला कहा, लान तान किया। ये बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि जब उनकी फेवर में कोई फैसला आता है उस वक्त जज उनको बड़े अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, और जब उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो जजेस उनको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस मखसूस अलीट तबके की 60 साल से मुल्क पर कब्जा और हुक्मरानी जारी है। अलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया है। यही अलीट मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, इससे हालात मजीद खराब होंगे। सबको पता है बन्नू वाक़े के दौरान मिलिट्री ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो।
देखिए, बन्नू वाक़े के हवाले से बहरहाल मैं नहीं समझता कि इस हवाले से ये सारी सूरत-ए-हाल क्लियर है। कुछ लोगों का इस हवाले से ख़्याल है कि उस मॉब के अंदर, यानी कि जो लोग उस वक़्त वहाँ पे इकट्ठे थे, उनमें से कुछ शरपसंद लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। तो अब कुछ लोगों के इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि शायद कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ या मिलिट्री फ़ोर्स ने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों को निशाना नहीं बनाया, उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो फायरिंग की गई वो उसमें फौज मुलव्वस थी, बहरहाल इमरान खान का ये कहना मैं समझता हूं कि गलत है। बहरहाल मैं समझता हूं कि फौज के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मतलब आपके पास इस तरह का कोई सबूत है, आप कोई आई विटनेस हैं, आपके पास कोई गवाह मौजूद हैं, आपने खुद ऐसा देखा, आपके पास कोई सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, मतलब क्या है आपके पास सबूत? आप ऐसे ही बिला वजह खड़े होकर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें, ये बात सही नहीं है। इमरान खान साहब का ये कह देना कि इसमें मिलिट्री मुलव्वस थी, उन्होंने नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। बस ऐसे ही जो बात दिल में आई, जहन में आई, कर दी। मैं समझता हूं कि इमरान खान को इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक बात सही है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये वाकया क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कौन लोग थे, किन लोगों ने गोलियां चलाई। ये पता जरूर लगना चाहिए, लेकिन बगैर वजह के, बगैर सबूत के, बगैर शहादत के मिलिट्री को निशाना बना देना, ये बात गलत है। अच्छा जी, सहाफी ने सवाल किया कि केपी हुकूमत का बयान है कि बन्नू में अमन मार्च के अंदर से शर पसंदों ने फायरिंग की, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि सबको पता है कि रैली पर फायरिंग किसने की। वजीर आला केपी के जब मिलेगा उनसे कहूंगा कि बन्नू वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया? मौजूदा हुक्मरान अपने खर्चात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। सहाफी ने सवाल किया कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आईनी ब्रेक डाउन हो रहा है, एमरजेंसी की सूरत हाल है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ का नफाज है। SIFC क्या है? हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद और बेहतर मुआशी इस्लाहात हैं। उन्होंने कहा कि फिच की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, लेकिन मुझे इल्म है कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानब नहीं जाएगी। ये कहते हैं 9 मई हमने किया, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। क्यों नहीं बना? ये 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? देखिए, ये बात इमरान खान साहब की सही है कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि 9 मई के जो वाकयात हुए वो फौज ने प्लान किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोगों की जान ली गई। और जबकि फौज का दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने ये सब कुछ किया, इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान को कौम से माफी मांगनी चाहिए या एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दोनों ही मैं समझता हूं कि बंद गली की तरफ चले गए हैं। ना तो इमरान खान माफी मांगेगा और ना ही एस्टेब्लिशमेंट माफी मांगेगी। ठीक है, और ये बात सही है कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इमरान खान सारी जिंदगी कहता रहेगा कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, नाइंसाफी हो गई, मैं 9 मई मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया। फौज कहती रहेगी ये सारा कुछ इमरान खान ने किया। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने का कुछ फायदा नहीं। इसके ऊपर इमरान खान की ये बात सही है। देखिए, फौज के ऊपर बिला वजह आप अटैक करेंगे, उनको आप बिला वजह गुनाहगार कहेंगे, तो फिर मैं आपको कंडेम करूंगा कि इमरान खान का रवैया सही नहीं है। जिस तरह से बन्नू वाक़े के हवाले से इमरान खान ने ये कह दिया कि जी वो इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व थी, वो बात गलत है। लेकिन इमरान खान की ये बात सही है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सही क्या है, गलत क्या है, वो बात कौम के सामने जरूर आनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही। सहाफी ने जब उनसे पूछा कि हुकूमत कह रही है कि आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असम्बली तोड़ने का कहा, जो कि गैर आईनी इकदाम था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। हमारी हुकूमतें खत्म करने के बावजूद उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। आर्टिकल 6 तो उन पर लगना चाहिए। सहाफी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने असम्बलियां तोड़कर गैर आईनी काम किया है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की, ये कहा था इलेक्शन होने चाहिए, आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए।
इमरान खान ने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूं, अपने मौकफ से पीछे हटने से मुतल्लिक बातें बेबुनियाद हैं। उन्हें डर है कि कहीं हल्के ना खुल जाएं, ये इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं उनका पीछा करूंगा। ये बात इमरान खान साहब ने कही है। यानी कि अब एक नया तमाशा शुरू हो गया है। ये खैर बुशरा बीबी की तो मैं समझता हूं कि एक आदत है कि उन्होंने आए दिन कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाना होता है कि ताकि वो मीडिया में उनको डिस्कस किया जाए। कभी कहा कि मुझे धक्के मारे गए, कभी कहा कि इमरान खान के ऊपर हमला किया गया, उनको जहर दिया गया। हालांकि बुशरा बीबी के पास किसी किस्म का ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। जिस तरह से कह देना कि इमरान खान को जहर दिया गया, बंदा पूछे बीबी आपके पास क्या इस किसी किस्म की कोई एविडेंस, कोई मेडिकल एविडेंस या कोई ऑरल एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी किस्म की कोई शहादत आपके पास है? नहीं है। कभी कहना कि जी मुझे हार्पिक दिया गया था, बंदा पूछे कि बीबी आपको कैसे पता कि आपको हार्पिक दिया गया था? आपने कभी जिंदगी में हार्पिक को टेस्ट किया है कि वो किस तरह का होता है? अगर आपको पता है या आपके नॉलेज में ये बात आ गई तो फिर आपने वो जिस खाने में हार्पिक डाला गया उसका टेस्ट क्यों किया? तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं कि मुझे जहर दिया गया, मुझे मार दिया जाएगा, इमरान खान को मार दिया जाएगा। इमरान खान कहता है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहरहाल ये सियासी मामला इस तरह से चलते रहते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा था कि मैं अपनी वीडियो के आखिर में ये बताऊंगा कि जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया था कि मुफ्त सोलर पैनल दिया जाएगा, तो मुख्तलिफ लोगों के इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं कि सोलर पैनल किस तरह से दिया जाएगा। मैंने इसको 4 मुख्तलिफ क्वेश्चंस की शक्ल में इसको मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपके जहन में इस हवाले से जो कोई क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। मुफ्त में सोलर पैनल मुहैया किया जाएगा, उसके तमाम तर अखराजात पंजाब हुकूमत अपनी जेब से अदा करेगी और सोलर पैनल समेत उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह वॉटएवर जो कोई भी इस हवाले से अखराजात हैं वो पंजाब हुकूमत अफोर्ड करेगी। तो बहरहाल मुख्तलिफ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं, तो 4 किस्म के क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। नंबर 1 तो यह कि मुफ्त सोलर पैनल के हसूल के लिए दरखास्त किस तरह देनी है। सवाल नंबर 2, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सोलर पैनल लेने के अहल हैं कि नहीं हैं। तीसरा सवाल ये डिस्कस करेंगे, और वो कौन लोग हैं जो कि मुफ्त सोलर पैनल के हसूल की दरखास्त नहीं दे सकते। मतलब एक तो वो है ना जो एलिजिबल हैं, जो अहल हैं, जो दरखास्त दे सकते हैं। इसके साथ साथ वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मुफ्त सोलर पैनल के हसूल की दरखास्त नहीं दे सकते। और चौथा सवाल ये डिस्कस करेंगे कि पहले फेज में किस तरह और कितने लोगों को मुफ्त में सोलर पैनल दिए जाएंगे। ये 4 सवाल हैं, 1 बाय 1 करके इनका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल यह था कि दरखास्त किस तरह से देनी है, दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि आम लोगों को तो नहीं ना पता कि हम कहां जाएं, दरखास्त किस तरह से तैयार करें, दरखास्त के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएं, किस फोरम पे जाएं, किसको एप्लीकेशन दें, नहीं आम लोगों को पता। सबसे पहली बात, दरखास्त किस तरह से देनी है। देखें, आपके पास जो बिजली का बिल आपको हर महीने मिलता है जो कि आप अदा करते हैं, उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपके बिल के ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा वो आपने एक मैसेज के ऊपर जाके वो रेफरेंस नंबर लिखना है, उसके साथ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसको 8800 के ऊपर SMS कर देना है। ठीक है, 8800 के ऊपर अपने बिल के ऊपर लिखा हुआ रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर मैसेज कर देना है। यह है दरखास्त देने का आसान तरीका। अब इसके साथ ये एक क्वेश्चन भी आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि अहलियत को हम किस तरह से चेक करेंगे। देखिए, जिस तरह से आप एप्लीकेशन देंगे वही आपकी एलिजिबिलिटी है, वही आपकी, वहां से ही आपकी अहलियत चेक हो जाएगी। मतलब किस तरह से, वही जो तरीकाकार मैंने आपको बताया था। ये अब दूसरा सवाल है कि हमने अपनी अहलियत को किस तरह से चेक करना है। इसका तरीकाकार भी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया। बिल के ऊपर लगा हुआ रेफरेंस नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर 8800 के ऊपर मैसेज कर देना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, मतलब कि आपको सोलर पैनल मुहैया किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब यहां एक तीसरा सवाल ये आएगा कि जो लोग सोलर पैनल लेने के हकदार नहीं हैं वो कौन हैं। ठीक है,
इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजली चोर, जो लोग बिजली चोरी करते हैं, जिनके खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR है, जो अंडर ट्रायल हैं या जिनको सजा हो चुकी है, वो अहल नहीं है। इसके अलावा जिनके पास एक से ज्यादा मीटर लगे हुए हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग अपनी बचत करने के लिए एक से ज्यादा मीटर लगवा लेते हैं, 2 3 4 वट एवर। तो जिनके पास एक से ज्यादा मीटर लगे हुए होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा खराब या टेम्पर्ड मीटर, यानी कुछ लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, कुछ टेम्परिंग करते हैं, कुछ के मीटर दुरुस्त नहीं है, यानी कि जो लोग भी टेम्परिंग करने वाले हैं या चोरी करने वाले हैं वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जो लोग बिल की अदायगी नहीं करते वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब ये जितने लोगों का मैंने ये कैटेगरीज का जिक्र किया है, ये वो लोग हैं जो कि अहल नहीं हैं। अब यहां चौथा सवाल ये आएगा कि किस तरह क्या तरीकाकार होगा, किन लोगों को सोलर पैनल मुफ्त में दिए जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा और कितने लोगों को ये मुहैया किए जाएंगे। देखें, इसमें पहली बात तो यह है कि जो लोग भी दरखास्त देंगे, जिस तरह से मैंने आपको तरीकाकार बताया कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से देनी है, जितने लोग भी एप्लीकेशन देंगे उनकी कुरानंदाजी की जाएगी, और कुरानंदाजी के जरिए जिन लोगों के नाम निकलेंगे उनको फिर इन्फॉर्म किया जाएगा बजरिया मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के जरिए उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि कितने लोगों को पहले फेज में, देखिए ये तो मुमकिन ही ना हो सकता कि एक दफा ही तमाम लोगों को मुफ्त में सोलर पैनल दे दिए जाएं। ये मरहलावार चलेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले फेज में हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि तकरीबन 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, इसकी बाकायदा तौर पर कुरानंदाजी की जाएगी, और कुरानंदाजी में जितने लोगों के नाम निकलेंगे उनको बदरिया मैसेज इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा, स्टेप 3 आ जाएगा, और इसी तरह से हुकूमत मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करेगी। तो इस तरीकाकार के ऊपर अमल करके आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।